ऑल ऑफ यू, नमस्ते एंड वेलकम टू आज का क्लास। मैम सेल ऑफ गुड्स एक्ट समझ में तो आ जाता है, लेकिन इसमें ये जो डॉक्ट्राइन का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा कंफ्यूज कर जाता है। बायर और सेलर ये दोनों टर्म्स तो क्लियर हैं, कंडीशंस और वारंटीज में भी सारी चीजें सॉर्टेड है, लेकिन ये डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर देता है। अगर ये सारे सवाल आपके हैं, अगर ये सारे कंफ्यूजन आपके हैं, तो नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है CS पल्लवी परिहार और आज के इस क्लास में मैं आपको समझाने वाली हूं डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर के बारे में। जी हाँ, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर होता क्या है और द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में इसका क्या रेफरेंस और क्या रेलेवेंस है। तो आपको कहीं जाना नहीं है, मेरे साथ आखिर तक इस वीडियो में बने रहना है और आपको पता ही होता है, नीचे कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि आपको ये डॉक्ट्राइन अच्छे से समझ में आया या नहीं। कोई डाउट और क्वेश्चन और क्वेरी रह जाए तो वो भी मुझे बताना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं हमारे इस क्विक से, लेकिन उतने ही डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन के साथ, जहां हम ये समझेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर क्या होता है। अब हर वो बच्चा जो द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पढ़ रहा होता है, हर वो बच्चा बहुत अच्छे से जानता है कि जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया जाता है तो कुछ राइट्स और कुछ लाइबिलिटीज बायर और सेलर दोनों के एंड पे होती है। भाई सेल है तो बायर भी होगा, सेलर भी होगा और गुड्स भी होंगे। तो इस बायर और इस सेलर के बीच में होने वाले इस ट्रेड पर लगने वाले ये स्टैंडर्ड या प्रिंसिपल्स या बेंचमार्क, जिसे हम डॉक्ट्राइन कहते हैं, कैवेट एम्प्टर के संबंध में हमसे क्या कहते हैं। तो आइए जरा सबसे पहले इसके मीनिंग को क्लियर कर लें। बच्चों, जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कैवेट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, यानी जब एक व्यक्ति, जब एक उपभोक्ता या एक ग्राहक बाजार से कोई सामान खरीद रहा है तो उस सामान के बारे में संपूर्ण जानकारी यानी कि सारी इंफॉर्मेशन रखना उसकी जिम्मेदारी है। सेलर जो भी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले में रखता है, आपको दिखाने के लिए अपने दुकान पर रखता है, ओपन मार्केट में रखता है, तो वो आपको बताना चाहता है कि साहब मेरा दुकान पर ये सारा माल मिलता है, ये सारा प्रोडक्ट या गुड्स मिलता है। अब आप आते हैं, आप उस सामान में से एक सिलेक्शन करते हैं, अपनी पसंद जरूरत के हिसाब से गुड्स निकालते हैं और उन गुड्स को परचेज करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है कि कैवेट एम्प्टर, जिसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, ये हमसे कहता है कि जब भी बायर कोई भी गुड्स बाजार से खरीदेगा, और याद रखिएगा बच्चों, हम सिर्फ मूवेबल गुड्स की ही बात कर रहे हैं, यानी मूवेबल प्रॉपर्टीज की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज पर ही एप्लीकेबल होता है, जैसा कि हमें सेक्शन नंबर 2 के सबसेक्शन 7 में बताया जाता है। तो हम यहाँ किसी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं करते। एंड नाउ व्हेन द सेलर हैज पुट अप द डिस्प्ले ऑफ द गुड्स, जब सेलर ने अपने गुड्स का डिस्प्ले रखा है, जब सेलर ने अपने गुड्स को सेल के लिए पुट अप करा है, तो बायर की ये जिम्मेदारी है कि खरीदने के पहले वो हर एक चीज को समझ ले, और बाद में अगर गुड्स डिफेक्टिव निकलते हैं तो आप इसके लिए सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सेलर ने आपको जितनी जो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए प्रोडक्ट्स के रिलेशन में वो देगा, पर भाई पैसा तो आप खर्च रहे हो ना, सामान तो आप खरीद रहे हो, यानी आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी हो गई। एंड द सेलर इज नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैड सिलेक्शन। भाई मेरे तो पास जो सामान था मैंने सामने रख दिया, अब भाई ये तो तुमने पसंद करा है, तुमने देखा है, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से तुमने सिलेक्शन करा। मैंने तो अपने सारे प्रोडक्ट सामने रख दिए थे और तुमने उनको देखा और परखा और समझा और जांचा और उसके बाद सिलेक्ट करा। तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता अगर बाद में इसमें कोई डिफेक्ट निकल आता है तो। और इस हिसाब से धारा 16 यानी सेक्शन 16 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हमारे लिए ये व्यवस्था करती है, हमसे ये कहती है बच्चों कि जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया जाएगा तो इस एक्ट के प्रावधानों को और उस समय जो भी कोई दूसरा लॉ अगर अप्लीकेबल है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और अ कंडीशन
ना तो कोई implied condition है, ना तो कोई implied warranty है regarding the quality or the fitness of any particular purpose of the goods that are supplied under a contract of sale. भाई कोई implied condition warranty होती ही नहीं है ना। जब आप मेरी दुकान पे आके सामान मांग रहे हैं तो मैंने डिस्प्ले में सारी चीजें रख दी, अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिए कि आपको ए चीज सही लगेगी कि बी की सी। हाँ, बस एक महत्वपूर्ण सूचना यहां पर, एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर आप सारे लोगों के लिए, भाई अगर एक बायर सेलर को अपना पर्पस कम्युनिकेट कर देता है कि मेरे को किस उद्देश्य या पर्पस से वो गुड्स चाहिए, और वो सेलर के स्किल्स और जजमेंट पर रिलाय कर जाता है कि आप मुझे उचित और सबसे सही प्रोडक्ट निकाल करके दोगे, यानी सिलेक्शन सेलर कर रहा है और वो सेलर उसी तरह के डिस्क्रिप्शन के गुड्स में डील कर रहा है, तो फिर यहां सेलर की जिम्मेदारी होती है। तो कहने की बात बड़ी सीधी है बच्चों, अगर सिलेक्शन बायर खुद कर रहा है, अगर सिलेक्शन बायर ने खुद करा है, डिस्प्ले में रखे हुए गुड्स को उसने लिया है, तो वो सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, वहां कैवेट एम्प्टर का रूल लगता है। लेकिन अगर बायर अपना सारा परचेस का पर्पस कम्युनिकेट कर देता है सेलर को, और फिर वो उसकी स्किल्स, उसके नॉलेज, उसके जजमेंट पे डिपेंड होता है कि भाई अब तुम बताओ कि कौन सा सही है, और सेलर उस डिस्क्रिप्शन के गुड्स में डील भी कर रहा है जैसा बायर को चाहिए, तो सेलर की जिम्मेदारी आती है, तब डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर नहीं लगती है। अच्छा मैम, क्या हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से भी समझ सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, बिना एग्जाम्पल के तो हम इसे समझ भी नहीं पाएंगे, और क्लैरिटी आए इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक एग्जाम्पल ले लें। चलो एक छोड़, मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगी। दो एग्जाम्पल। एक व्यक्ति एक एनिमल फेयर में जाता है। एनिमल फेयर मतलब जहां पर पशुओं का मेला लगता है। हमारे देश में कई जगह पर लगता है, अलग अलग तरह के पशुओं का मेला लगता है, जहां पर आप कैटल्स जो होते हैं यानी दुधारू पशु, उन्हें भी खरीद बेच सकते हैं। काफी सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे गधे और खच्चर, उनका भी मेला लगता है। कैमल्स, ऊंट, इनका भी मेला लगता है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स का मेला हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में लगता है। एक व्यक्ति जाता है ऐसे ही एक एनिमल फेयर में, और वहां जाकर के वो पसंद करता है, उसे चाहिए था एक काव, उसे नीड थी, उसकी एक गौशाला है, तो वहां पर उसे चाहिए एक काव। तो वो जाता है और एक काव वहां पर सब देखने के बाद, अलग अलग जो भी स्पीशीज थी उन्हें देखने के बाद, एक सेलर के वहां पर उसे एक काव सही लगता है जो कि उसे लेना है। अब उसने पूरी तरीके से काव को देखा, भाई वहां बाड़े में बंधी हुई थी गैया, तो उसने देखा, उसने काफी देर तक जांचा परखा, व्यवहार सब कुछ देखा करा, भाई गाय चारा खा रही है, पानी पी रही है, चल फिर रही है, सब कुछ जैसा नॉर्मल होना चाहिए गैया के साथ, वैसा वो गैया के साथ था, मतलब गौ माता के साथ वैसा था, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। उसने दुकानदार को बोला मुझे ये गैया चाहिए, उसने पैसे बताए, पैसे दिए, और वो गैया को लेकर के अपने बाड़े में, अपनी गौशाला में आ गया। लेकिन वो गौ माता को थोड़ा सा बीमारी था, कुछ स्किन का ऐसा इन्फेक्शन हुआ था जो कि कम्युनिकेबल नेचर का था, और उनके उस स्किन के इन्फेक्शन के कारण, उनके उस इन्फेक्शन के कारण उस गौशाला में जितनी भी दूसरी गायें थी उनमें भी वो इन्फेक्शन फैल गया और बहुत नुकसान हो गया। काफी ज्यादा डॉक्टर का खर्चा भी लग गया, गायों की सेहत को सुधारने के लिए कुछ गायें काफी ज्यादा बीमार तक हो गई, और उनमें से कुछ गायें जो थी वो काफी हद तक ऑन डेथ की स्थिति में थी, लेकिन बचा ली गई। अब सवाल ये उठता है कि ये बायर क्या सेलर से इन सबका कॉम्पेंसेशन मांग सकता है? तो बच्चों यहां पर सामने आता है डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर, द रूल ऑफ कैवेट एम्प्टर एज गिवन इन सेक्शन नंबर 16, और कह देता है नहीं, यहाँ buyer has no right to claim any compensation from the seller because the seller has put up the product on the display and it was the buyer who had to examine. buyer ने examine करा, buyer ने देखा, buyer ने जांचा परखा, और उसके बाद उसने परचेज कर लिया, तो उसने सारा सिलेक्शन अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर करा है, और इसीलिए हम बोलते हैं लेट द बायर बी अवेयर। अब भैया आपको ये सारी जानकारी रखनी चाहिए, लेट द बायर बी अवेयर।
समझ रहे हैं? सिमिलरली उसी मेले में, उसी एनिमल फेयर में काफी सारे घोड़े भी थे। अब एक और व्यक्ति है और उस व्यक्ति को एक घोड़ा चाहिए था, लेकिन उसे वो घोड़ा चाहिए था रेसिंग पर्पस से, यानी जो घुड़सवारी होती है, घोड़ों की जो रेस होती है उसमें दौड़ाने के लिए चाहिए था। ये व्यक्ति जब उस दुकान पे जाता है जहां पर घोड़े अस्तबल में थे, जिन्हें वहां पर बेचना था, परचेज सेल जिनका होना था, वो जाके सेलर को क्लियरली कम्युनिकेट करता है, भाई मेरे को ना हॉर्स राइडिंग के पर्पस से एक हॉर्स चाहिए, घुड़सवारी के उद्देश्य से घोड़ा चाहिए, क्योंकि बच्चों घुड़सवारी के लिए इस्तेमाल होने वाले घोड़े अलग रहते हैं। वो होते तो सभी घोड़े ही, होते तो सभी हॉर्स ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम सामान ढोने के लिए यूज करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिकली हॉर्स राइडिंग के लिए या इवन आर्म्ड फोर्सेस में भी यूज करे जाते हैं। पता है ना, आप जानते हैं ना, हमारे आर्म्ड फोर्सेस में भी काफी सारे एनिमल्स होते हैं, ऑफ विच हॉर्सेस आर आल्सो वन। तो होते ये सब घोड़े, लेकिन इनका जो खिलाई पिलाई होता है, लालन पालन होता है, वो सब अलग अलग तरीके से होता है, ताकि उन्हें उस लेवल पर लाया जा सके कि या तो वो घुड़सवारी में दौड़ सके और अपने मालिक को जिता सके, और या फिर जो भी पर्पस से उन्हें आर्म्ड फोर्सेस में अगर यूज कर रहे हैं तो वो उस काम आ सके। तो हमारा बायर ना जाके सेलर को बहुत क्लियरली बोलता है कि भाई मेरे को ना घुड़सवारी के लिए घोड़ा चाहिए, अच्छा सा घोड़ा जो तुम्हें ठीक लग रहा है, तुम बताओ। अब सेलर का तो दुकान था, वो गुड्स बेच रहा था, है ना, वो लाइफ स्टॉक बेच रहा था, उन घोड़ों को बेच रहा था। अब वो एक घोड़े की तरफ इशारा करता है, हाँ हाँ यही वाला, यही वाला, एक घोड़े की तरफ इशारा करता है और बोलता है, साहब मेरा ये घोड़ा सबसे मस्त है, ये मेरा चेतक है, और ये महाराणा प्रताप के चेतक के जैसे ही आपको हवा में उड़ा ले जाएगा और घुड़सवारी में यानी रेस में जिताएगा। हमारा बायर घोड़े को देखता है, उसे घोड़ा पसंद भी आता है, वो पैसे दे देता है और घोड़ा लेकर के आ जाता है। अब थोड़ी बहुत ट्रेनिंग उस घोड़े की बेसिक ट्रेनिंग कराता है, बाकी तो भाई घुड़सवारी के लिए पहले से तैयार था, ऐसा सेलर बोला ही था कि ये घुड़सवारी के लिए ही इस्तेमाल करा जाता है। और फिर वो घुड़सवारी में जिस दिन रेस होना थी, हॉर्स राइडिंग होनी थी, उस दिन वो उस घोड़े को मैदान में उतारता है। पर किंतु परंतु वो घोड़ा मैदान में दौड़ ही नहीं पाता है। थोड़ी देर चलता है फिर रुक जाता है, थोड़ी देर चलता है फिर रुक जाता है, बिदकने लगता है इधर उधर, और तो और थोड़ी देर बाद वो घोड़ा अपने ऊपर बैठे जॉकी को, यानी जो उस घोड़े को चला रहा था हॉर्स जॉकी, उसे गिरा देता है, जिससे उसे भी इंजुरी हो जाती है। अब सवाल उठता है, क्या यहां पर बायर पे वापस से लेट द बायर बी अवेयर ही लगेगा, और क्या बायर कोई कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर पाएगा? क्या सेलर यहाँ पे लायबल नहीं होगा? तो मुझे पता है अभी तक आप उधर बैठे बैठे जवाब दे चुके होंगे, और मुझे पता है 10 में से 9 बच्चे बोल चुके होंगे, नहीं 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 मैम, इस बार सेलर लायबल होगा, क्योंकि सेलर ने अपना पर्पस कम्युनिकेट कर दिया था, बायर ने अपना पर्पस सेलर को कम्युनिकेट कर दिया था। वो सेलर उसी डिस्क्रिप्शन के गुड्स में डील कर रहा था, एंड द बायर रिलाइड ऑन द सेलर स्किल्स एंड जजमेंट। बोला था ना, भाई मेरे को एक घोड़ा बता जो घुड़सवारी के लिए सबसे उचित है, तो उसने बताया था, वो घोड़ों में डील कर रहा था, और बायर डिपेंड कर रहा था सेलर के स्किल्स या जजमेंट पर। तो जहां बायर अपना पर्पस बता देगा बच्चों पूरी तरह से सेलर को कि भाई मेरे को किस पर्पस से चाहिए, तो वहां सिलेक्शन सेलर कर रहा है, और अगर सेलर सिलेक्शन कर रहा है और वो डिफेक्टिव निकलता है तो सेलर लायबल होगा ना। बायर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आती है जब बायर सिलेक्शन कर रहा है और वो डिफेक्टिव निकल रहा है, तो लेट द बायर बी अवेयर, भाई मैंने तो सामने डिस्प्ले में रखा था, तुम ही चुन के लेकर के गए। पर अगर एज अ सेलर मैं तुम्हें दे रही हूं कोई चीज, तो मेरे जजमेंट स्किल्स और नॉलेज पे रिलाय कर रहे हो, मैं उन गुड्स की डिस्क्रिप्शन, उसी डिस्क्रिप्शन की गुड्स में डील करती हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे तुम्हें सही गुड्स देने, और अगर वो डिफेक्टिव निकलते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये घोड़ा जो था ये घुड़सवारी के लिए था ही नहीं, ये तो सिर्फ सामान ढोने के लिए यूज करा जाता था, मतलब सेलर ने गलत इंफॉर्मेशन दी, और यहाँ पर ये इंप्लाइड कंडीशन का ब्रीच मान लिया जाएगा, और यहाँ डॉक्ट्राइन ऑफ कैविड एम्पटर नहीं।
तो समझ गए ना बच्चों बहुत अच्छे से डॉक्ट्राइन ऑफ कैविड एम्प्टर का एक सिंपल सा सीधा सा लॉजिक है, अगर बायर सिलेक्शन कर रहा है और खुद अपनी स्किल्स पे डिपेंडेंट है तो लेट द बायर बी अवे, भाई सारा लॉस तू उठाएगा। और अगर बायर सेलर को अपनी नीड्स या पर्पस कम्युनिकेट करता है, उसके स्किल्स और जजमेंट पे रिलाई कर रहा है और सेलर उन डिस्क्रिप्शन के गुड्स में डील कर रहा है और वो डिफेक्टिव निकलते तो सेलर लायबल होता है। समझे इतना? अब बस यहां पर आपको ये चीज और जानना जरूरी है कि इस डॉक्ट्राइन ऑफ कैविड एम्प्टर में कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एंड यस, ओ ये एक्सेप्शन ना एक्चुअली और कुछ नहीं, आपकी सारी इंप्लाइड कंडीशंस ही होती है, क्योंकि इंप्लाइड कंडीशंस में हमेशा सेलर लायबल होता है। अगर टाइटल सेलर के पास नहीं है और उसने गुड सेल कर दिए तो ये डिफेक्टिव टाइटल हो गया, लायबिलिटी सेलर की। वैसे अगर वो किसी सैंपल या डिस्क्रिप्शन के गुड्स में डील कर रहा है और जो उसने बायर को बल्क बेचा वो उस पर मैच नहीं करता तो सेलर लायबल। बच्चों ये जितने भी यहाँ पे एक्सेप्शंस दिए हैं ना, ये एक्चुअली आपकी वही सारी इंप्लाइड कंडीशंस और वारंटी है। जब आप गुड्स में परचेज सेल करते हो तो एक्चुअली कोई इंप्लाइड कंडीशन उनकी फिटनेस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी या यूज को लेकर के होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। वो तो हाँ, बस अगर बायर अपना पर्पस बता दे, सेलर के स्किल्स जजमेंट पे डिपेंडेंट रहे और सेलर उन डिस्क्रिप्शन में डील कर रहा है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है, अदरवाइज लेट द बायर बी अवे। तो इस डॉक्ट्राइन ऑफ कैविड एम्प्टर का पहला एक्सेप्शन जहां सेलर की लायबिलिटी आती है, वो लायबिलिटी यही है कि भाई अगर बायर ने अपना पर्पस तुम्हें बता दिया था, अगर वो तुम्हारे स्किल्स एंड जजमेंट पे डिपेंडेंट था और अगर तुम उसी डिस्क्रिप्शन के गुड्स में डील कर रहे हो तो फिर तो तुमको ये कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस पूरी करनी, राइट? सिमिलरली अगर आपका सेलर एक पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट बेच रहा है और बायर किसी ब्रांड या टैग के आइडेंटिटी के नाम पे गुड्स खरीदता है, तो भाई ब्रांड या ऐसे किसी टैग या आइडेंटिटी के नाम पर लेट द बायर वाला कंसेप्ट चलता ही नहीं है, ये एक्सेप्शन में आता है। क्योंकि जब ब्रांड पे अगर आप जा रहे हैं तो उस ब्रांड के साथ इंप्लाइड कंडीशन लगी आ रही है कि भैया ये ब्रांड उस लेवल को, उस मार्क को, स्टैंडर्ड को मीट अप करेगा जो उस ब्रांड से जुड़ा हुआ है, जो उस ब्रांड से जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं किसी ब्रांड के अंदर कोई प्रोडक्ट ले रही हूँ, किसी ब्रांड नेम पर अगर मैं कोई प्रोडक्ट ले रही हूँ तो ऑटोमेटिकली वहां पर लेट द बायर बी अवे साइलेंट हो जाता है। ओके है, ठीक। तीसरा पॉइंट बोलता है जब गुड्स डिस्क्रिप्शन से या सैंपल से या डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल दोनों से जा रहे हैं तो बच्चों ये तो इंप्लाइड कंडीशन होती है कि आपका फिर जो बल्क होगा इट शुड कॉरेस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन और टू द सैंपल और बोथ, और वो नहीं हुआ तो ये तो ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन होगा। तो फिर थोड़ी ना लेट द बायर बी अवेयर बोलेंगे, फिर तो सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ सब में एक पॉइंट कॉमन है, इन सब में सेलर इज लायबल। यहाँ जितने एक्सेप्शन दिए हैं ना, ये एक्सेप्शन डॉक्ट्राइन ऑफ कैविड एम्प्टर के, एंड दैट मींस सेलर इज लायबल ओवर हियर, ठीक है। गुड्स अगर मर्केंटेबल क्वालिटी के हैं, जब गुड्स बेचे जा रहे हैं तो उनको बेचते समय सेलर मस्ट हिमसेल्फ इंश्योर कि ये मर्केंटेबल क्वालिटी के हों, ये उस पर्पस को पूरा करें जिसके लिए इन्हें बेचा जा रहा है, ये बेचने लायक होने चाहिए, इनमें वो क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे आप मेरा शॉप पर आते हैं, मेरे शॉप पर अलग अलग तरह के हॉर्न्स बेचे जाते हैं जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर साइकिल सब में लगते हैं, और जो प्रोडक्ट मैं आपको निकाल करके दे रही हूं अगर उस पे स्क्रैचेस लगे हुए हैं और उसका पेंट कहीं से उखड़ा हुआ है तो ये मर्केंटेबल क्वालिटी के नहीं है। मर्चेंटेबल या मर्केंटेबल जो भी बोले बच्चों, ये उस लेवल उस क्वालिटी के नहीं है। तो यहाँ क्वालिटी मीटअप करनी चाहिए अगर आप प्रोडक्ट को सेल करें। वहां लेट द बायर बी अवेयर क्या होगा, भाई तुम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना तो बेचने योग्य लायक तो होना चाहिए, खराब थोड़ी दे दोगे, और खराब दे दो और फिर बोलोगे बायर लायबल है, तो ऐसे थोड़ी होता। सिमिलरली अगर किसी पर्पस या ट्रेड यूसेज में उस प्रोडक्ट को, इंप्लाइड वारंटी होती है ना अपनी, यूज करा जा रहा है तो इट शुड मीट अप, उसमें वो स्पेसिफिकेशंस जो दिए गए हैं वो उन स्पेसिफिकेशंस को मीट अप करना चाहिए। तो भाई मेरे मोबाइल में अगर लिखा है 4 GB रैम है तो उसमें 4 GB रैम होना चाहिए, जरूरी है वो नहीं होगा तो फिर वो ब्रीच होता है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सेल करते समय सेलर मटेरियल इंफॉर्मेशन को
कंसील करता है, छुपाता है, मिस रिप्रेजेंट करता है, या फिर डिस्क्लोज नहीं करता है, या अपने बाय के साथ फ्रॉड करता है इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे करके, गलत और झूठी सूचना दे करके। जैसे बता रहा है भाई ये फोन 128 जीबी का है, जबकि उस फोन की कैपेसिटी जो है वो 50 जीबी है बस, या 60 जीबी है, या 256 जीबी का फोन, 256 स्टोरेज का, 256 जीबी स्टोरेज का फोन बोल करके 128 जीबी स्टोरेज का फोन दे रहा है, 128 जीबी स्टोरेज का फोन दे रहा है। ये फ्रॉड है, क्योंकि यू आर कंसीलिंग द मटेरियल इन्फॉर्मेशन। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर लेट द बायर बी अवेयर, थोड़ी ऐसे थोड़ी बोलोगे यार। बाहर बेचारे को तुमने बोला कि भाई ये फोन 256 जीबी स्टोरेज का है, और बाद में उसको पता चलता है जब वो फोन की पूरी डिटेल्स देख रहा है तो उसको पता चल रहा है ये तो 128 जीबी स्टोरेज का ही है। ये फ्रॉड है सेलर के एंड से, और ये फ्रॉड में लेट द बायर बी अवेयर नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, सो लेट द बायर बी अवेयर मतलब जहां बायर सिलेक्शन कर रहा है वहां बायर जिम्मेदार है एज पर सेक्शन 16। जहां वो सेलर के स्किल्स पे डिपेंडेंट है, जहां वो सेलर को पर्पस बताता है, और जहां पर सेलर उन डिस्क्रिप्शन के गुड्स में डील करता है वहां सेलर लायबल। एग्जाम्पल अपन ने समझे, एक्सेप्शंस अपन ने समझ लिए। जितने एक्सेप्शंस है ये सब इंप्लाइड कंडीशंस है, और इनके अगर ब्रीच होते हैं तो सेलर लायबल होता है। यानी वहां पर लेट द बायर बी अवेयर म्यूट हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर का आ जाता है। और इसके साथ आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कैविडेम्पटर खत्म भी हो जाता है। आज के सेशन के लिए बस इतना ही है। समझ में आ गया हो, पसंद आ गया हो, मजा आ गया हो तो नीचे कमेंट जरूर 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 से करिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। और आगे और कोई ऐसी चीज है दैट यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है मैम इस कंसेप्ट को और क्लैरिटी से समझा दो, तो वो भी जरूर मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अगली क्लास में जल्दी मिलूंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते बच्चों।